Good morning, students. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, एवं महिला कॉलेज आरा। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोफिजियोलॉजिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। साइकोफिजियोलॉजिक डिसऑर्डर जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये हम अपना लेक्चर जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ये साइकोफिजियोलॉजिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का एक टाइप है, एक प्रकार है। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? देखो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें वही डिसऑर्डर आते हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं। हमारे जो श्वास संबंधी कठिनाई, कुछ श्वास संबंधी डिफ़िकल्टीज़ व्यक्ति में हो जाती हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में। देखो, जब व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में रहता है या फिर एंग्जियस सिचुएशन में रहता है, ज़्यादा एंग्जाइटी वाली परिस्थिति में रहता है, उस समय पर क्या होता है कि उसका जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड श्वास संबंधी कुछ विकृतियां उसमें डेवलप हो जाती है उस स्ट्रेस से, उस एंग्जाइटी के रेस्पॉन्स में, कि वो जो एंग्जाइटी है वो परसिस्टेंटली बनी हुई है या फिर वो किसी ना किसी इमोशनल स्ट्रेस में है। तो उसका रेस्पॉन्स क्या होता है, उसकी वजह से, उस इमोशनल स्ट्रेस का की वजह से व्यक्ति के जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो प्रभावित होता है और उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं को साइकोफिजियोलॉजिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसमें हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। ब्रोंकाइल अस्थमा, कॉमन कोल्ड एंड हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। सबसे पहले हम आते हैं ब्रोंकाइल अस्थमा पर। ब्रोंकाइल अस्थमा जो है वो हमारी श्वास लेने वाली जो नलिकाएं होती हैं, श्वास नली की जो मांसपेशियां होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी जो ब्रोंकाइल मसल्स होती है उनमें स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म का मतलब उनमें ऐंठन आ जाती है और उस ऐंठन की वजह से जो व्यक्ति होता है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। अब ये जो ब्रोंकाइल अस्थमा होता है इसका क्या कारण माना गया है कि क्यों ये ब्रोंकाइल अस्थमा होता है? ब्रोंकाइल अस्थमा का कारण जब शारीरिक न होकर के मनोवैज्ञानिक होता है तो उसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंडर में रखते हैं। ब्रोंकाइल अस्थमा में ये होता है कि जो ब्रोंकाइल म्यूकस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रोंकाइल अस्थमा में जो हमारी श्वास नली होती है उसमें एक श्लेष्मा होता है, तो वो जो श्लेष्मा होता है उसमें इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो चेस्ट होती है उसमें ऐंठन आ जाती है जिसको हम स्पाज्म कहते हैं, और व्यक्ति में खांसी और ऐसी घड़घड़ाहट की आवाज आती है। जब व्यक्ति खांसता है तो उसके खांसने में या उसके सांस लेने में जो ये घड़घड़ाहट की आवाज होती है, घर घर इस तरीके का साउंड, उसको कहा जाता है वीजिंग। ये वीजिंग डेवलप हो जाता है, उसको ब्रोंकाइल अस्थमा का नाम दिया जाता है। सो ब्रोंकाइल अस्थमा क्या होता है? ब्रोंकाइल अस्थमा जो है वो हमारी श्वसनी मांसपेशियों से रिलेटेड होता है। हमारी जो ब्रोंकाइल मसल्स होती हैं उनमें स्पाज्म हो जाता है और उस स्पाज्म की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी व्यक्ति को होती है। अब क्या होता है कि ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या फिर ये जो ब्रोंकाइल अस्थमा है इसके कुछ फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, कुछ शारीरिक कारण हो सकते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है या फिर किसी गंध को सूंघ करके कोई ऐसा पार्टिकल उनकी मतलब स्मॉल पार्टिकल्स जो है अगर वो उनके नाक में जाते हैं तो उससे वो एलर्जिक रहते हैं। यानी कि कुछ शारीरिक कारण, अगर ब्रोंकाइल अस्थमा का कुछ शारीरिक कारण भी हो सकता है, लेकिन ये जो ब्रोंकाइल अस्थमा है ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से भी डेवलप हो सकता है। जैसे कुछ साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने उन बच्चों को स्टडी किया जो इस ब्रोंकाइल अस्थमा से ग्रसित थे, तो उन्होंने उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उनकी पर्सनालिटी को अध्ययन किया, उनके आईक्यू को अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जो एवरेज इंटेलिजेंसी से ऊपर के बच्चे थे, जिनकी इंटेलिजेंसी एवरेज से ज्यादा थी, उनमें ब्रोंकाइल अस्थमा के जो लक्षण, ब्रोंकाइल अस्थमा जो था वो पाया गया और उनमें अग्रेशन और आत्मविश्वास की भी कमी पाई गई। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो एवरेज इंटेलिजेंसी के ऊपर होते हैं और जिनमें एग्रेशन, इरिटेशन और कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, उनमें ब्रोंकाइल अस्थमा जो होता है वो पाया जाता है। कुछ और साइकोलॉजिस्ट हुए जैसे कि कैनप,
कैनेप और उनके साथियों ने स्टडी की, उन्होंने एडल्ट्स पे स्टडी की, एडल्ट्स के पर्सनालिटी ट्रेट को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ब्रोंकायल अस्थमा जो है उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रहती है, यानी कि उनके बचपन का भी कुछ पार्ट होता है ऐसा जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्होंने बताया कि जब किसी एडल्ट व्यक्ति के सामने कोई इमोशनल सिचुएशन आती है, कोई ऐसी इमोशनल परिस्थिति आती है जिसमें कि उनको अपनी मदर से अगर दूर रहने की संभावना बढ़ती है, तो उसमें इस रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन एडल्ट का एक लंबा इतिहास इस तरीके का रहता है कि वो अपनी मदर पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, मदर से ज़्यादा डिपेंडेंसी उन पर रहती है। और जब फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि उनको अपनी मदर से दूर रहना पड़ता है या दूर रखा जाता है, तो उस केसेस में ब्रोंकायल अस्थमा के सिम्टम उनमें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। साइकोएनालिटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो साइकोएनालिटिक थ्योरी ये कहती है कि ब्रोंकायल अस्थमा का कारण होता है अग्रेशन। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं उनमें ब्रोंकायल अस्थमा के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, उनमें ब्रोंकायल अस्थमा बीमारी जो है ये डेवलप हो है। साइकोएनालिस्ट का ये भी मानना था कि जो व्यक्ति बहुत ही अधिक क्रोध या चिंता को रिप्रेस कर देते हैं, उनके अंदर क्रोध है, वो बहुत एंशियस है, लेकिन फिर भी वो उसको रिप्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, उसका दमन कर देते हैं, तो वो जो दमन है वो इस रूप में बाहर आता है, ब्रोंकायल अस्थमा के रूप में बाहर आता है। व्यक्ति को ब्रोंकायल अस्थमा होता है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है। साइकोएनालिस्ट का मानना है कि जो हमारी श्वास नली है वो मतलब ये जो श्वास दमा, जिसको दमे का नाम भी दिया जाता है, तो ये दमा का जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है, ये उन व्यक्तियों में ज्यादा होती है जो कंजूस किस्म के होते हैं। ये मनोविश्लेषकों ने कहा, जो साइकोएनालिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि जो दमा होता है, अस्थमा होता है, ये प्राय उन व्यक्तियों में भी पाया जाता है जो बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। जब ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही अधिक इकोनॉमिक डिफिकल्टी यानी आर्थिक संकट, आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तो उनमें इस ब्रोंकायल अस्थमा के सिम्टम जो है वो उभरने शुरू हो जाते हैं। ये ब्रोंकायल अस्थमा जो है ये एक सेंसिटिव ऑटोनॉमिक सिस्टम है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है। व्यक्ति को ये जो है एलर्जी के फॉर्म में, इसको एक एलर्जी भी कहा जाता है, ब्रोंकायल अस्थमा को एलर्जी का नाम भी दिया जाता है। और ये अगर होता है तो इसका जो कारण बताया साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में कि इमोशनल स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रेस या कोई एंजाइटी या एंगर या फिर उनका जब हम दमन कर लेते हैं, दबा देते हैं, तो उसकी वजह से ब्रोंकायल अस्थमा जो है व्यक्ति महसूस करता है, उसको ब्रोंकायल अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जैसा कि आप जानते हैं इसको सामान्य सर्दी कहा जाता है। सामान्य सर्दी की अवस्था में व्यक्ति की जो है नाक बहने लगती है, उसको ऐसा फील होता है जैसे उसको जुकाम हो गया है, जैसे उसको सांस नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा फिजिकल सिम्टम की वजह से भी होता है, जैसे कि व्यक्ति को अगर ठंड लग गई और उसके कुछ जो है मतलब शारीरिक लक्षण भी होते हैं। कॉमन कोल्ड जो होता है किसी ना किसी फिजिकल कारण से भी होता है, लेकिन इसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। मनोवैज्ञानिक कारण में उसमें कुछ इमोशनल कॉम्पोनेंट्स आते हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति कोई बहुत ही अधिक कुंठित है या बहुत चिड़चिड़ा है या फिर वो अटेंशन सीक करना चाहता है, दूसरों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है या फिर किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचना चाहता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि उसमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। जब व्यक्ति जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनावपूर्ण परिस्थिति में होता है, तो उसमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम बढ़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जो कॉमन कोल्ड है वो एक पर्पस को पूरा करता है। किसको? मतलब रिग्रेशन, उसको एक बहाना चाहिए, वो पीछे की ओर जाना चाहता है, वो अपने उस एंगर, अपने फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सब चीजों से बचना चाहता है। इनसे बचने के लिए वो इसका सहारा लेता है, जो कि एक शारीरिक लक्षण, जो एक शारीरिक बीमारी के रूप में उभर कर व्यक्ति के अंदर आता है। जैसे अलेक्जेंडर और सॉल ने एक स्टडी की और उन्होंने कहा कि एक फीमेल टीचर थी, तो जब जब उसे घबराहट होती थी या डर लगता था किसी सिचुएशन में, तो उसमें ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम नजर आते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन कोल्ड के पीछे
कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, और जब मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं तो हम उनको साइकोफिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में रखते हैं, तब हम उसको साइकोफिजियोलॉजिक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद आता है हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, इस विकृति में क्या होता है कि जो रोगी है वो जरूरत से ज्यादा और जोर जोर से सांस लेता है और छोड़ता है, उसके सांस की गहराई और तीव्रता दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, यानी कि लंबे गहरे सांस लेता है और बहुत तेज गति से लेता है। ये जो हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम होता है ये कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम के कारण भी होता है, लेकिन जैसे कि और कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होता है। इसमें हाइपर वेंटिलेशन में व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि जैसे उसका सिर जो है वो उड़ा उड़ा सा उसको फील होता है, चक्कर आता है, बॉडी उसकी सुन्न हो जाती है, हाथ पैरों में उसके टिंगलिंग जिसको कहते हैं झुनझुनाहट सी, झनझनाहट सी उसको फील होती है, विजन उसकी धुंधली हो जाती है, रोगी को ऐसा लगता है जैसे कि अभी वो बेहोश हो जाएगा, उसकी छाती में भारीपन रहता है और हृदय के अगल बगल में यानी कि हार्ट के आसपास उसको पेन की भी शिकायत रहती है, दर्द की कंप्लेन करता है। ये सभी हाइपर वेंटिलेशन के सिम्टम होते हैं। इनके आधार पर पता चलता है कि ये सारे लक्षण हाइपर वेंटिलेशन के, लेकिन हाइपर वेंटिलेशन की शुरुआत ऐसी स्थिति से होती है जिसमें रोगी जो है, व्यक्ति है, वो ज्यादा चिंतित रहता है, अधिक चिंता करता है, या फिर उसके जो इमोशनल रिएक्शंस है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं। हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम के कुछ शारीरिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, और मनोवैज्ञानिक कारणों में आता है कि व्यक्ति ओवर एंग्जियस होना, या फिर उसके जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही गंभीर होते हैं। जैसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति है वो उसको ना ऐसे डरावने सपने आते हैं, उसको एंजाइटी ड्रीम या फिर भयानक सपने आते हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये 3 तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं जिनको कि साइकोफिजियोलॉजिक या साइकोसोमैटिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें ब्रोंकाइल अस्थमा, कॉमन कोल्ड और हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम आता है। अगर हम इनकी ब्रीफ में बात करें तो ब्रोंकाइल अस्थमा में क्या होता है, इसमें भी व्यक्ति को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, उसकी जो ब्रोंकाइल मसल्स होती है, जो उसकी श्वास नली की मांसपेशियां होती हैं, उनमें स्पाज्म हो जाता है और इसीलिए व्यक्ति को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। जो श्वास नली होती है उसमें एक श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है, उस म्यूकस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन होने से स्पाज्म होता है, स्पाज्म मीन्स छाती में ऐंठन होती है, और उस छाती में ऐंठन जब हो जाती है तो व्यक्ति जब खांसता है या सांस लेता है तो उसके श्वास में व्हीजिंग की साउंड आती है। तो ये होता है ब्रोंकाइल अस्थमा। कॉमन कोल्ड आप सभी जानते हैं, कॉमन कोल्ड में होता है व्यक्ति को सांस नहीं आता है, उसको जुकाम जैसा फील होता है, नाक से पानी बहता है, इस तरीके के सिम्टम होते हैं। और हाइपर वेंटिलेशन में व्यक्ति का जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि सांस लेने का जो तरीका होता है वो बहुत लंबे और गहरे सांस लेता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत फ्राइटन ड्रीम देख लेता है, कोई डरावना सपना उसने देखा और वो घबरा करके जब उठता है तो उसकी सांस की गति कैसी होती है, तेज होती है, लंबे लंबे सांस लेता है और बहुत ही तेज गति से लेता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा हाइपर वेंटिलेशन ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, साइकोसोमैटिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। थैंक यू।